इजराइल में देखिए 1000 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है कि कम से कम 1000 सिविलियंस और जो उनके आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। उसमें मोसाद के कुछ टॉप फंक्शनरीज भी हैं। नेतन्याहू के बारे में जो बात है, उसके भाई के बारे में, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई नेतन्याहू की पूरी फैमिली, यहाँ तक कि सारा नेतन्याहू बहुत दिन से नहीं दिखी। मेरा सवाल आपसे यह है कि कब तक आखिर अमेरिका इसको छिपा पाएगा, और जो बॉडी बैग्स हैं जब वो अमेरिका पहुंचना शुरू होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये इस वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? इस वॉर ने जो सबसे बड़ा काम 7-8 दिनों में किया है कि अमेरिका की जो वीकनेसेस हैं वो पूरा उसने एक्सपोज कर दिया। नेतन्याहू ने ये कहा था कि सरप्राइज के लिए तैयार रहे ईरान। क्या उनका इशारा न्यूक्लियर वेपन की तरफ है? क्या वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जो इजराइल ने जो गाजा के साथ किया, जिस तरीके से उन्होंने गाजा को बर्बाद किया, वहां पर उन लोगों ने एक जेनोसाइड किया, वो जो दर्द है उसका एक अंश भी वो इजराइल ने कभी महसूस नहीं किया। आज इस बार पहली बार वो महसूस कर। ईरान चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हूती की बात करें या फिर हम हमास की बात करें, उसको वो अलाई के तौर पर देखता है, प्रॉक्सी के तौर पर नहीं देखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुश्तबा खामनेई की यूनिक एस्पेक्ट क्या है। वो इमाम खामनेई का फतवा बदल सकते हैं, जिस फतवे में इमाम खामनेई ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा। आदाब, नाउज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर को आज 11 दिन हो गए हैं। इन 11 दिनों में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं? ये वॉर किधर जाती हुई नजर आ रही है? क्या कोई भी ऐसे आसार दिख रहे हैं कि ये वॉर आने वाले दिनों में थम जाए, या फिर इसमें आप इजाफा ही होते देखेंगे? इसके अलावा 28 फरवरी को जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर ये इलीगल अटैक किया, जिसमें आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत हुई, टॉप लीडरशिप इसमें ख़त्म हो गई। उसके बाद अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरान में सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाएगी और वो रिजीम चेंज करने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे, वहाँ अपना कोई पपेट बिठा देंगे और ईरान पर एक तरह से वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन वो ख्वाब तो उनका ख्वाब ही बनकर रह गया, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया और जो अमेरिकन बेसिस हैं, ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, उनको जिस तरह से निशाना बनाया है, अब अमेरिका और इजराइल की समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसका जवाब वो किस तरह से दें। दुनिया ये देख रही है कि सो कॉल्ड जो वर्ल्ड पावर अपने आप को कहते थे अमेरिका, और उसके साथ साथ इजराइल के कहने पर जो अमेरिका सब कुछ करता रहा है, वो किस तरह से घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि तमाम तरह की इस तरह की खबरें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल में जिस तरह की तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें तो आप तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सेंसरशिप वहां पर कर दी गई है। कोई भी फॉरेन जर्नलिस्ट जाकर वहां कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं, वहां जा नहीं सकते हैं, वहां के लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की सेंसरशिप है। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा नुकसान इजराइल में हुआ है। और वहीं ईरान में जो कुछ हो रहा है, ईरान में जिस तरह की तबाही है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं और वो सब कुछ टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने किसी तरह का सेंसरशिप नहीं किया है। एक और जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनके जो बेटे हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। और ये भी एक तरह से एक बड़ा झटका है अमेरिका और इजराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने ये क्लेम किया था कि अगला जो भी कोई लीडर होगा वो उनकी मर्जी का होगा। तो यहाँ तो एक खामनाई गए और दूसरे खामनाई आ गए। इस पर भी हम बात करेंगे कि इससे क्या कुछ ईरान में बदलने जा रहा है। और हमारे साथ एक बार फिर से अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। पिछला जो प्रोग्राम था वो आपने खासा पसंद किया था, इसलिए एक बार फिर से मैंने बुलाया है, उन्हें दावत दी है। अमरीश मिश्रा जी वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस की पूरी जो हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से वो समझते हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका नाउज़ नेटवर्क में। थैंक यू सो मच मिश्रा। अमरीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब मैंने आपसे पिछली दफ़ा बात की थी तो तकरीबन 2 या 3 दिन हुए थे इस वॉर को, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 11 दिन हो गए हैं। क्या डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं उस पहले दिन से आज 11वें दिन में? क्या कुछ बदला है इस पूरे वॉर में? देखिए, इन पिछले 8 दिनों में या एक हफ्ते में कह लीजिए, ईरान का जो अपर हैंड हुआ है
और अपर हैंड इस मामले में कि एयर डिफेंसेस जो यूएस के डिस्ट्रॉय हुए, एंड दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी, क्योंकि एयर डिफेंसेस जो यूएस के डिस्ट्रॉय हुए हैं, उससे एक पॉलिटिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में क्रिएट हुई। और पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, एंड ये बिल्कुल नया एंगल, वो ये है कि जैसे अब यूरोप से कहा गया था कि अमेरिकन हथियार खरीदो और फिर यूक्रेन को दो। आपको याद होगा जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो ये करार हुआ था। ट्रंप ने कहा था हम ही सब क्यों, नेटो में हम ही सबसे ज्यादा क्यों खर्च करें, यूरोपियन पावर्स अमेरिका से हथियार खरीदे, यूक्रेन को दे। अब इस चक्कर में कई यूरोपियन जो देश है उन्होंने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया। अब वहां पर पैनिक है यूरोप में, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन वेपन्स का तो सप्लाई रुक जाएगा, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स प्रायोरिटाइज कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को, जहां उनको बहुत नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट हो गए हैं। तो जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, जो सेकंड लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो अब अमेरिका यूज कर रहा है, लेकिन उनमें भी इतना ज्यादा खर्च हो रहा है। जैसे जो पेट्रियट जो सिस्टम्स है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें जो PC-3 मिसाइल्स यूज होती हैं वो लगभग डिप्लीट हो चुकी है, और अमेरिका PC-2 यूज कर रहा है जो 2000 में बनी थी। अब जब यहां वो PC-2 यूज कर रहा है तो वो जर्मनी को और इंग्लैंड को और यूके को और फ्रांस को वो क्या देगा? तो वहां पर ये हो रही है प्रॉब्लम कि वो लोग अपने को रीरूट कर रहे हैं, अपने लोकल जो जैसे फ्रांस है वो अपने लोकल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट कर रहा है। अभी पोलैंड पिछले 2 सालों में पोलैंड बहुत बड़ा मार्केट अमेरिकन हथियारों का बन के उभरा, लेकिन पोलैंड ने अभी साउथ कोरिया से हथियार खरीद रहा है पोलैंड। मतलब आप सोचिए 7-8 दिनों में ये हालत हो गई। और अभी तो मैं जो तेल की क्राइसिस, अच्छा तेल की क्राइसिस में आप देखिए क्या है कि मिडिल ईस्ट के सारे जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट एक्चुअली वेस्ट एशिया कहना चाहिए, मिडिल ईस्ट इज अ कॉलोनियल टर्म, बट क्योंकि वो लोगों को आइडेंटिफाई उससे लोग करते हैं, तो कहने का तो अभी क्या है कि जो ज्यादातर देश हैं, खाड़ी के देश, ये सभी लोगों ने, इन सब ने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया। तो जब ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है और उधर ईरान ऑयल टैंकर उनके जाने नहीं दे रहा है, चाइना और रशिया के अलावा किसी का ऑयल टैंकर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज क्रॉस नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान ने हमले भी किए हैं टैंकर्स पे, और एक तरह से दुनिया को दिखाया है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। और ईरान बहुत ही ज्यादा सीरियस है इस बात को लेके कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में उसकी इजाजत के बिना कोई टैंकर पास नहीं हो सकता। अब देखिए जो क्रूड ब्रेंट है, जिसको हम लोग एक ब्रॉडली कहते हैं, उसकी जो प्राइस है वो $110 प्रति बैरल हो गई। एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। वॉर शुरू होने के पहले ये $70 प्रति बैरल थी, यानी 10 दिन में ये करीब आप $40 इसमें इजाफा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे देशों के पास रिजर्व्स हैं ऑयल की, जैसे अमेरिका खुद के पास रिजर्व्स है, इजराइल के पास रिजर्व्स है, और इंडिया के पास रिजर्व्स है, जैसे 40-45 दिनों के रिजर्व। और इंडिया को तो खैर रशियन ऑयल का एक्सेस अब मिल गया है, लेकिन जिन देशों को रशियन ऑयल का एक्सेस नहीं है, अब जैसे यूरोपियन देश हैं जो रशिया से ऑयल खरीदते थे, गैस भी खरीदते थे, तो वो उनको एक संकट आ गया है, क्योंकि पुतिन ने कह दिया है कि हम 2027 में हमारा करार खत्म हो रहा था, सैंक्शंस के बावजूद एक करार था यूरोपियन देश और रशिया में। पुतिन ने अभी कहा, अभी 3 दिन पहले उसने कहा कि 2027 में हमारा करार खत्म हो रहा है, लेकिन हम अभी से क्यों नहीं बंद कर रहे इनको गैस देना। अब अगर रशिया ने गैस देना बंद कर दिया तो ये तो यूरोप की बहुत बड़ी क्राइसिस हो जाएगी। इंडिया को देखिए आप, तो एलपीजी हम एलपीजी अपना जो है 2 तरह के होते हैं, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एलपीजी हम जो इंपोर्ट करते हैं 70-80% हमारी जरूरतें सब इंपोर्ट से होती है पूरी। और कतर ने अपनी कई फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं, गैस का सप्लाई अभी हमारे पास रिजर्व्स हैं, लेकिन कब तक लास्ट करेगा। तो ये देखिए जो पूरी समस्या है, ये 7-8 दिनों में तो सैनिक स्तर पे ईरान ने पूरी तरह से एक जो मिसाइल वॉर चली है उसमें अमेरिका और इजराइल को पीछे ढकेला है। कई मौतों की बात आ रही है, कई लोगों के मारे जाने की, सैनिकों के मारे जाने की बात आ रही है, जो अभी इजराइल छुपा रहा है, अमेरिका भी छुपा रहा है, लेकिन वो बात धीरे धीरे लीक हो रही है। उसके अलावा मार्केट्स में
और फिर देखिए जो आर्म्स की इंडस्ट्री है उसमें जो क्राइसिस है। तो एक ग्लोबल क्राइसिस, एक आप समझिए इस वॉर ने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो एलाइज है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ये हो गया, ये तमाम जो देश है, जापान हो गया, बहुत सारे और देश, तो ये सब संकट में है इस वॉर की वजह से। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस वॉर ने जो सबसे बड़ा काम 7-8 दिनों में किया है कि अमेरिका की जो वीकनेसेस हैं, अमेरिका वो पूरा उसने एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने कि अमेरिका जो है दरअसल इसके पास जो कुछ भी है वो उससे ये 10 गुना ज्यादा बड़बोलेपन में उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। असलियत अमेरिका की ये है कि इसके पास खुद अपने लिए PC-3 मिसाइल्स नहीं है अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। ये देखिए हुआ है। मेरे एक जहन में एक बात ही आ रही थी अमरीश जी की, क्या हम एक ऐसी तारीख को रकम कर रहे हैं, क्या हम एक ऐसी तारीख के गवाह बन रहे हैं जहां हम इन इम्पीरियलिस्ट जो ताकतें हैं उनको पूरे तरीके से हम कोलैप्स होता हुआ देख रहे हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं जिसकी बात इजराइल और अमेरिका करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या दुनिया के नए लीडर्स हम इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं कि जो पावर सेंटर है क्या हम उसको बदलता हुआ देख रहे हैं, और क्या ईरान ये करने में कामयाब हो पा रहा है, और क्या ये जो एक पूरा मिथ है उसको तोड़ते हुए क्या ये बताने में कामयाब हो पा रहा है कि इन ताकतों को इस तरीके से घुटनों पर लाया जा सकता है और पूरे तरीके से उन्हें हराया भी जा सकता है। देखिए सब ये इस दुनिया में मुझे लगता है कि अभी हम रीसेंट जो पास्ट में जाएं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हजारों सालों से एक देखिए एक रवायत चली आ रही थी कि जो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फोर्सेस हैं, और जैसे रोमन अंपायर था, या उसके बाद आप मेडिवल एरा में देखिए तो बहुत सारे जो ऑटोमन अंपायर था, मुगल अंपायर था, सफाविद अंपायर था, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो ये था कि भाई जो अंपायर्स हैं बड़े बड़े, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसी कड़ी में अपने को ब्रिटिश अंपायर भी देखता था। ब्रिटिश अंपायर भी अपने को, हालांकि फर्क यह है कि ब्रिटिश अंपायर दूसरे देशों के रिसोर्सेज लूटता था, या लेकिन मुगल, सफाविद और ऑटोमन अंपायर ने ऐसा नहीं किया। रोमन अंपायर भी दूसरे देशों के रिसोर्सेज लूटता था। अब अगर इस फर्क को हम एक तरफ रख दे तो उससे क्या समझ में आता है कि इन लोगों की एक जो मिथ था कि भाई सब बड़ी पावर से कोई लड़ नहीं सकता, ज्यादा आप गुरिल्ला वॉर लड़ सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, 20 साल 25 साल लग जाते, फिर भी उसमें सक्सेस मिलती है, जैसे चाइना में मिली, वियतनाम में मिली। लेकिन ये जो 7 अक्टूबर 2023 में ईरान लेड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने दिखाया दुनिया को, सबसे पहले हमास ने और उसके बाद हिजबुल्लाह ने और अब ईरान दिखा कि कैसे आप बड़ी ताकत से जो आपके पास है, अगर उनके पास मान लीजिए $3-4 मिलियन के ड्रोन्स हैं, आपके पास $4,000 के ड्रोन्स हैं एक्चुअली, और उससे कम ही अगर देखा जाए तो हमास के और सस्ते ड्रोन्स हैं। अगर आप भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अटैक करिए तो आप उनको ओवरवेल्म कर सकते हैं। जैसे आयरन डोम को जो 7 अक्टूबर को हमास ने ओवरवेल्म किया, स्वयं उसने एक साथ 4,000 ड्रोन मार दिए, तो इंटरसेप्टर उनके वही नहीं कर पाए, वो वर्क ही नहीं कर पाए। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल गाजा पे लगी थी, उसकी वो भी इक्विप थी कि वो मिसाइल्स मारे, जैसे अगर उसकी तरफ कुछ आ रहा है, लेकिन उसको भी ओवरवेल्म इतना ज्यादा क्वांटिटी से कर दिया कि वो बैठ गई। अब ईरान पे आई है जो अभी जंग चल रही, जून में भी ईरान ने दिखाया था, लेकिन अभी खास तौर पे जो उसने दिखाया कि वो एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स मारता है ईरान, उसके पीछे मिसाइल्स होती हैं, और वो मिसाइल्स ऐसी हैं जो डायरेक्शन चेंज कर देती, वो लॉइटरिंग मिसाइल्स हैं, और वो अगर सऊदी अरेबिया की तरफ जा रही हैं तो वो कुवैत की तरफ मुड़ सकती हैं, वो इजराइल की तरफ मुड़ सकती हैं। और उनके आगे ड्रोन्स हैं जो कि चीप ड्रोन्स हैं, जिनको ईरान छोड़ता है उनको सैक्रिफाइस करने के लिए कि भाई उसमें इंटरसेप्टर्स जो अमेरिका के हैं वो खर्च हो जाए, और यही हुआ। अभी देखिए जो मिसाइल्स ने जो रडार सिस्टम सबसे पहले ध्वस्त किया अमेरिका का, वो ऐसे ही किया, ड्रोन्स मारे, वो इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स की तरफ चले गए, फिर जो मिसाइल आई उसके बाद उसने रडार सिस्टम नष्ट कर दिया, और यही कुवैत, बहरीन, हर जगह, कतर, हर जगह हुआ है। तो ये देखिए जो एक नया तरीका
लड़ने का हमको सिखाया गया है। हॉलीवुड की भी फिल्मों में दिखाया जाता था कि वो रेजिस्टेंस है तो अंडरग्राउंड है और बड़ी मुश्किल से वो ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन यहां पर एक पूरी तरीके से एक आपको ये बता दिया गया है कि वॉर ऑफ एट्रिशन अगर आप करिए। और दूसरी बात एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं कि जो थोड़ा सा वीक है वो कैसे ओवरवेल्म कर सकता है अपने से सुपीरियर फो को, अपने से सुपीरियर एनिमी को। ये देखिए दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक। जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं और ये हमारे जो ऑडियंस है उसको भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इज़राइल की जब हम बात करते हैं तो इज़राइल में कितनी भारी तबाही हुई है, इसके बारे में बहुत कुछ बाहर निकल कर नहीं आ पा रहा है। अगर IRGC की हम बात करें, ईरानियन क्लेम्स की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगभग 1000 लोग जो सिविलियंस हैं वो हताहत हुए हैं। बड़ी तादाद में जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनकी मौतें हुई हैं। वहाँ पर बहुत बड़े तादाद में वहाँ तबाही हुई है, इमारतें वहाँ पर तबाह कर दी गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू के भाई हैं उनके नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ है जिसमें उनके भाई हताहत हो गए हैं और जो बेन गिविर हैं वो भी बुरी तरीके से ज़ख्मी हैं। आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए अभी अभी वीडियो आया है बेन गुरियन एयरपोर्ट का, अभी 1-2 घंटा पहले। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई दंगा हो रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, जो इजराइल का एकमात्र एयरपोर्ट। वो मिलिट्री भी है, सिविलियन भी है, और जबकि वहां से फ्लाइट्स बंद है। फ्लाइट्स वहां ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं। और अभी कुछ दिन पहले 2 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस खोला था इजराइल ने, तो उसमें भी वो बाहर से डॉक्टर्स लाए थे। सैकड़ों डॉक्टर्स आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं सैकड़ों डॉक्टर? अच्छा, आज की स्थिति यह है कि वहां पर भीड़ लगी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट्स चालू करो, हमको बाहर जाने दो। तो एक तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ लोगों की बदहवासी भी दिखाई पड़ रही है। उसमें एक ये भी कहानी आ रही है कि कुछ इजरायली ऐसे हैं जो प्राइवेट चार्ज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लेके प्राइवेट एयर फ्लाइट्स वो चला रहे हैं। अभी हमको UAE से भी ये खबर आई, ओमान से भी आई, दुबई से आई, क्योंकि दुबई और अभी ओमान को छोड़ के बाकी सभी देशों में फ्लाइट बंद है और एक पैनिक है। दुबई से हजारों इंडियंस छोड़ के, या इंडियंस और मतलब पाकिस्तानी जो भी वहां सब छोड़ के ओमान आ रहे हैं, ओमान से वो आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट एयरक्राफ्ट दुबई और तमाम और अबू धाबी वगैरह में वहां से भी चल रही। कोई कह रहा है 3 लाख पर सीट, कोई कह रहा है 13 लाख पर सीट। अब जो भी वो, तो इजराइल भी वही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल में जब ये बात वहां लोगों को पता चली तो वहां राइट टाइप सिचुएशन हो गया। अब अभी बेन गुरियन एयरपोर्ट में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इजराइल में देखिए 1000 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है कि कम से कम 1000 सिविलियंस और जो उनके आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। उसमें मोसाद के कुछ टॉप फंक्शनरीज भी हैं। नेतन्याहू के बारे में जो बात है, उसके भाई के बारे में, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भाई नेतन्याहू की पूरी फैमिली, यहां तक कि सारा नेतन्याहू बहुत दिन से नहीं दिखी। बेन गिविर और स्मोत्रिच, बेन गिविर और स्मोत्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये तो दिखा ही नहीं है। 28 फरवरी से नहीं दिखे। कभी एक वीडियो मैसेज आता है, जैसे स्मोत्रिच का वीडियो मैसेज आता है, और इसका बेन गिविर का तो वीडियो मैसेज भी नहीं आया। ये वही बेन गिविर है जो अभी 13-14 दिन पहले इजरायली प्रिजन्स में घुस रहा था और दुनिया को दिखा रहा था कि देखो कैसे हम ब्रूटली पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को ट्रीट कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया ने देखा कि उनको मार रहा है, उनको पूरा एक सब ह्यूमन ट्रीटमेंट उनका कर रहा है। ये वही बेन गिविर, आज वो चेहरा दिखाने लायक नहीं। तो देखिए ये जो सारी बातें हैं ये दिखा रही हैं कि इजरायली सोसाइटी हैज बीन हिट हार्ड, और इतनी मार इजराइल ने कभी भी अपनी हिस्ट्री में नहीं झेली। इजराइल ने वॉर्स लड़ी हैं, 1967 की वॉर, 1973 की वॉर जो थी उसमें इजिप्ट की फोर्सेस एक समय हावी होने लगी थी, लेकिन वो आर्मी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। जो इजराइल ने जो गाजा के साथ किया, जिस तरीके से उन्होंने गाजा को बर्बाद किया, वहां पर उन लोगों ने एक जेनोसाइड किया, वो जो दर्द है उसका एक अंश भी वो इजराइल ने कभी महसूस नहीं किया। आज इस बार पहली बार वो महसूस कर।
अब यहाँ एक और बात जो मैं बहुत छोटा सा कमेंट में जो ऐड करना चाह रही थी वो ये कि ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वॉर ऑफ प्रिजनर्स जो हैं, अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं, उनको वॉर ऑफ प्रिजनर्स जो है वो बनाया गया है। आपके पास इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस पे बुशरा क्या है मामला, इजराइल ने क्या किया। देखिए, इजराइल ने 2 साल की जंग लड़ी गाजा में। ऑफिशियल फिगर्स इजराइल ने अभी तक ठीक से जारी नहीं किए हैं। जो उनके आईडीएफ के चीफ ने आखिरी बार बताया था 11 अक्टूबर 2025 को कि 1113 इस तरह से। अब आप देखेंगे तो शायद उसमें कुछ जोड़ घटाव इजराइल हमेशा करता रहता है, अगर गूगल वगैरह में आप देखिएगा तो 1000 के ऊपर। पहले तो कह रहे थे केवल 900 लोग मारे गए, लेकिन अब 1100 के ऊपर वो एक्सेप्ट करते। इंजरीज जो है वो 40 से 50,000 है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बताती है। लेकिन नेतन्याहू ने क्या किया, नेतन्याहू ने बहुत सारे जो इस तरीके से भाड़े के ज्यूज, खासतौर पे अफ्रीका के, उनको बुला बुला के, और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको सीधे भेजा जाता है, पैसा मिलता है उनकी फैमिली को, उनको वो जाके सीधे लड़ते हैं। वो अगर मारे जाएं तो उनकी कोई ऑफिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और इसी बल पे जो हमास का या बाकी लोगों का, बहुत सारे वेस्ट के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का जो ये कहना है कि भाई कम से कम 5 से 10,000 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। इन्होंने 8 से 9,000 मौतें छुपाई हैं। और कैसे छुपाई हैं वो उसका तरीका जो इनका है बॉडीज गायब करने का, वो बड़ा प्रोफेशनल तरीका इजराइल का, और आज का नहीं है, काफी लंबे समय का है। मुझे लगता है अमेरिका ने उससे सीखा है, और अमेरिका ने उससे सीख के ये एक पॉलिसी बनाई है कि एक तो जो अमेरिकन बेसेस में सोल्जर्स हैं उनका अभी देखिए पिछले 2-3 महीनों में ट्रांसफर्स बहुत कुछ हुए, यानी जो सोल्जर्स थे वो वापस गए अमेरिका, नए आए हैं। और ये इसका मतलब है कि ये वॉर पहले से प्लान हो रही थी। और जो नए आए हैं उनमें काफी ऐसे हैं जो गरीब घरों से हैं और जिनको पैसा देके मर्सेंट्री टाइप सोल्जर्स हैं, और जिनको ये कहा गया है बहुतों को कि ईरान को तबाह करना है और जीसस क्राइस्ट आएंगे अगर ईरान तबाह हो। तो अब जब तो वो लोग जो मारे गए हैं उनकी जो बॉडीज है, बहुत सारे, ये भी एक बात आ रही है कि उनकी बॉडीज मतलब समुद्र में भी बहा दी गई। कुछ जो अमेरिकन युद्धपोत है उन्होंने समुद्र में बहा दिए, जिसको बरियल एट सी कहते हैं। लेकिन बरियल एट सी तो उनका होता है कि जो जैसे अब्राहम लिंकन के जो सेलर्स हैं या जेरल्ड फोर्ड है उसके सेलर्स हैं। अब यहीं पर वो ग्रे लाइन आ जाती है कि वो इन सोल्जर्स को, जो ग्राउंड के सोल्जर्स अगर 5 से 700, जो अली लारेजानी ने भी कहा, और एक बार नहीं 2-3 बार कहा, तो उनका उसका और कैसे वेरीफाई होगा वो आने वाले दिनों में दिख जाएगा। दूसरी बात देखिए, जो बंदी हैं, अब बंदियों की में दूसरी कहानी छुपी। बंदियों में ये कहानी छुपी है कि अमेरिका में देखिए अभी तक करीब 3 F-15 जहाज उनके, 3 या 4 जो कुवैत में गिरे, जो कुवैत में मारे गए। और ये अमेरिका ने कहा फ्रेंडली फायर था कि कुवैत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने F-15 मार गिरा। अब वो जिस तरह से उनके जो वीडियोज हैं उसमें साफ पता लग रहा है कि वो एक किसी बड़े मिसाइल से उनको मारा गया है या ड्रोन से मारा गया है। लेकिन बहरहाल अमेरिका का कहना है कि फ्रेंडली फायर। उसके बाद जो ईरान के अंदर जो F-15 मारे गए, जिसमें कम से कम अभी एडमिट किया अमेरिका ने केवल एक, और कहा है कि हमने दोनों पायलट्स को हमने सेफली बचा लिया, हम जाके उनको एक्सट्रैक्ट कर लाए, यानी उनको निकाल लाए। लेकिन जो वहां की रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 6 से 7 F-15 ईरान के ऊपर मार गिराए गए और उनके पायलट्स ईरानी कस्टडी में। ये देखिए रियल। बिल्कुल। एक और बात जो मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रही थी वो ये भी कि जो IRGC ये क्लेम कर रहा है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी भी तादाद वो 500 से 600 बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका की अगर हम बात करें वो इस पर पूरी तरीके से पर्दा डाल रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि सिर्फ 8 ही सोल्जर्स उसके इसमें हताहत हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कब तक आखिर अमेरिका इसको छिपा पाएगा, और जो बॉडी बैग्स हैं जब वो अमेरिका पहुंचना शुरू होंगे तो क्या आपको लगता है कि ये इस वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है? और जो पहले से ही पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें और इजाफा हमें देखने के लिए मिलेगा? और क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो इस वॉर की तस्वीर को बदल दे? नहीं, देखिए अभी बॉडी बैग्स पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं। अभी अमेरिका ने एडमिट किया है
कि 8 लोग उसके मारे गए। अब सोचिए, एक इंसिडेंट कुवैत में होता है, ये 2 मार्च की बात है, जो कुवैत के जो पोर्ट शुएब में जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं, वहां ईरान मिसाइल मारता है। पहले आता है कि 2 मारे गए, फिर आता है 4 मारे गए, फिर आता है 6 मारे गए, अब आ रहा है 8 मारे गए। तो अब आप देखिए वो कैसे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि उसमें जो इंजर्ड थे वो मर रहे हैं, तो कितने इंजर्ड हैं भाई जो अभी और जिनकी डेथ होने की संभावना है। इस तरह की जो चीजें हैं, अब जो जैसे उन्होंने 8 लोगों का एडमिट किया है, उसमें से शायद 6 की फोटोग्राफ भी रिलीज की उन्होंने, तो उनके तो बॉडी बैग्स पहुंचना शुरू हो गए शुरुआती स्तर पे। लेकिन जो बाकी हैं, उनका अमेरिका क्या करेगा, या उनके परिवार जो हैं अमेरिका में, उनके पास क्या वो वॉइस है? क्योंकि देखिए, अमेरिका में भी पिछले 3-4 सालों में गरीबी बहुत बढ़ी है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ी, लोगों की हालत बहुत खराब है। और ये आप जानते होंगे, जोरान ममदानी ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था, न्यूयॉर्क जैसे शहर के बारे में। तो इसलिए देखिए, वहां पर अब ये आसान हो गया है कि गरीब लोगों को रिक्रूट करे, गरीब अमेरिकन को रिक्रूट करके और उनको पैसा वगैरह देके उनकी आइडेंटिटी को गायब कर दिया जाए। सीआईए का ये प्रोग्राम भी रहा है बहुत पुराना, जिसको अभी वो सुनने में आया कि अभी फिर से इम्प्लीमेंट सीआईए कर रहा है कि कैसे सोल्जर्स को ही गायब कर दो, उनके नंबर्स को, कि इतने सोल्जर्स गए और इतने नहीं लौटे, वही गायब कर दो। तो देखिए, इस समय क्या हो रहा है कि एक बहुत हाई लेवल का डिसेप्शन का गेम भी चल रहा है। और डिसेप्शन का गेम का मतलब केवल ये नहीं कि ईरान की आंखों में धूल झोंक, अपनी जनता की भी आंखों में धूल झोंक, ये भी डिसेप्शन है। एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय अमेरिका एंड इजराइल। और अब बात करना बहुत ज़रूरी है जो नई लीडरशिप है उसको लेकर अमरीश जी। और मेरा सवाल ये है कि जो नई लीडरशिप है, यानी कि जो सुप्रीम लीडर चुने गए हैं ईरान के, आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई, जो कि आयतुल्ला खामनाई जो हैं उनके बेटे हैं, उनके 4 बेटे हैं, इनका नंबर दूसरा है और उनको चुना गया है। इससे क्या कुछ अब ईरान में बदलने जा रहा है? और ये भी बताना यहाँ पर ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई जो हैं, वो जब ईरान और इराक़ वॉर हुई थी तो वो फ्रंट लाइन कमांडर थे, तो आप समझिए कि उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा जो अभी आयतुल्ला अली खामनाई के जो घर पर अटैक हुआ था, उस अटैक में जहां उन्होंने अपने वालिद को खोया, अपनी वालदा को खोया, उनकी वाइफ और उनका जो बच्चा है वो भी इसमें शहीद हुए, उनकी बहन बहनोई और उनका बच्चा भी शहीद हुआ। तो आप समझिए कि उसके बाद उनको सुप्रीम लीडर चुना गया है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि उससे क्या कुछ अब ईरान में, और ख़ास तौर पर जिस सिचुएशन में ईरान है फ़िलहाल, उसमें क्या कुछ बदलने जा रहा है? देखिए, ये जो नई लीडरशिप आई है, ये नया जनरेशन है। अभी मुज्तबा खामनेई की उम्र 56 साल की है। अली खामनेई, उनके पिता इमाम खामनेई, वो 88 साल के थे। तो ये आप देखिए कि सीधे एक नई जनरेशन आ गई। अच्छा, ये जो जनरेशनल चेंज है, ये केवल सुप्रीम लीडर के लेवल पे नहीं हुआ, ये आईआरजीसी में भी बहुत सारे लोग मार दिए गए हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे बासिज, उसके भी बहुत से लोग मारे गए। तो हर जगह ये स्थिति बन रही है कि एक नई जनरेशन पावर में आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुज्तबा खामनेई की यूनिक एस्पेक्ट क्या है। तो यूनिक एस्पेक्ट उनका यह है कि वो इमाम खामनेई का फतवा बदल सकते हैं, जिस फतवे में इमाम खामनेई ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा, और जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उस फतवे को मुज्तबा खामनेई बदल सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इससे ये गेम चेंजर होगा। आज भी लोग कहते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो इजराइल और अमेरिका की हिम्मत ही नहीं होती उस पर हमला करने। तो अब देखिए, ये संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये है कि अगर कोई ऐसा थ्रेट आ जाए, वजूद का कोई सवाल आ जाए, तो फिर इस तरह के वेपन्स आप यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, संभावना यही है कि मुज्तबा खामनेई उस फतवे को बदलेंगे और ये दुनिया इससे हिल जाएगी। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया, या घोषणा भी कर दी कि हम एक्वायर करने जा रहे हैं, इससे देखिए बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और ये हो सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू पीछे भी हट जाए, ये भी संभव। जी।
गल्फ कंट्रीज में जिस तरह की तबाही है वो सब हम देख रहे हैं। अमेरिकन बेसिस को जो निशाना बनाया गया है वो सब भी हमने देखा, और हमने देखा कि जो रडार से, जो कि $1 बिलियन की जिसकी कीमत है, उसको भी ईरानियन मिसाइल्स ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनमें से ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब, क्या वो सीधे तौर पर इस वॉर में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन कंट्रीज़ को अपने आप को बचाने के लिए इसमें सीधे तौर पर इस वॉर में उतरना चाहिए। हालांकि अभी तक किसी भी कंट्री से, इन जीसीसी कंट्रीज से किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में वो कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है फिर? देखिए, गल्फ कंट्रीज अभी तक सामने नहीं आए हैं और मुझे नहीं लगता है वो आएंगे, उनकी कुव्वत नहीं। पूरे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, और हम जो खाड़ी के देश हैं उनसे अगर आगे बढ़े, जैसे हम दो देशों का एग्जाम्पल लें, अजरबैजान और टर्की। टर्की में अभी 3-4 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक मिसाइल लॉन्च हुई है ईरान से, जो टर्की ने इंटरसेप्ट कर ली। आज फिर खबर आई कि एक बैलिस्टिक मिसाइल टर्की ने आज फिर इंटरसेप्ट की। लेकिन दोनों ही समय, आज खास तौर पे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि टर्की का जो बयान था उसमें ईरान को उसने मेंशन तक नहीं की। अब ये हो सकता है कि एक फॉल्स फ्लैग हो, इजराइल ने कर दिया हो, तो ये टर्की समझ रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी संभावना भी है कि टर्की कहीं ना कहीं ईरान को एनॉय नहीं करना चाहता इस समय। फिर अजरबैजान की जमीन लंबे समय से, क्योंकि अजरबैजान इजराइल का बहुत ही क्लोज है और अजरबैजान इजराइल को तेल भी देता है, तो अजरबैजान की जो जमीन है वो काफी समय से ईरान पे हमला करने के लिए, खासतौर पे प्रोटेस्ट वगैरह के समय काफी इस्तेमाल हुई थी, पिछले प्रोटेस्ट में भी, उसके पहले। और खासतौर पे जो कुछ कर्डिश सेपरेटिस्ट हैं, जो कुर्द सेपरेटिस्ट हैं, वो भी वो भी वहीं पर अजरबैजान से ही घुसते हैं। तो अब ये जो अजरबैजान के एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था 2 दिन पहले, अब उसको ईरान ने कहा था कि हमने नहीं किया, फिर हुआ था किया। अब उस समय अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने उसका विरोध किया था और कहा था कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसका जवाब दिया जाएगा। आज जब नए सुप्रीम लीडर चुने गए तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा। अब आप सोचिए, जिस देश ने आप कह रहे हो कि आप पे हमला किया, उसको आप उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, और वो इजराइल और अमेरिका का एलाई है अजरबैजान। अब आप तो ऐसा भी नहीं कि रशिया और चाइना के ऑर्बिट में। तो ये स्थिति दिखा रही है कि ईरान ने जो अपने मसल्स दिखाए हैं, और वाकई पंचेस मारे हैं, केवल दिखाए नहीं है, पंचेस जो मारे हैं, उससे पूरे इलाके में आसपास के एक ईरान के प्रति नई रिस्पेक्ट पैदा हुई है। ईरान की जो पावर है उसका एहसास लोगों ने किया है, और ये लोग समझ गए हैं कि शायद इस एरिया की एक नई महाशक्ति सीन पे आ गई। जी। अगला सवाल मेरा आपसे है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी अमेरिका कर रहा है और किसी भी वक्त वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है। मेरा सवाल ये है, और मैं अराक्ची जो हैं उनको सुन रही थी, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा एक टीवी चैनल पे जो काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा अगर अमेरिका करता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कदम होगा और वो इसका खामियाजा भुगतेगा, जैसे वो ईरान पर अब अटैक करके जिसका खामियाजा भुगत रहा है। तो क्या इसकी आप कितनी पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हैं? और दूसरा, नेतन्याहू ने ये कहा था कि सरप्राइज़ के लिए तैयार रहे ईरान, और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा सरप्राइज़ होगा जिसको ईरान जो है वो बहुत लंबे वक्त तक याद रखेगा, यानी कि तबाही की वो किसी तरह की बात कर रहे हैं। क्या उनका इशारा न्यूक्लियर वेपन की तरफ है? क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वो किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो उनका मंसूबा है वो पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है ईरान को लेकर। तो क्या इस फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह का कोई बड़ा और ख़तरनाक कदम उठा सकते हैं? देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किस तरह का होगा अभी शुरुआत में। अभी अमेरिका अब बात कर रहा है स्पेशल ऑपरेशंस की, कि जैसे इस्फहान में एनरिच्ड यूरेनियम है,
तो स्पेशल ऑपरेशन करके एनरिच्ड यूरेनियम उठा ले। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, जैसे जैसे मदुरो को उठाया था उस तरीके से, तो वो तो एक इंसान था ना। यहाँ पर आप एनरिच्ड यूरेनियम को उठाने की बात कर रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, उसको आप उठा के सेफली ला पाएंगे कि नहीं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। वो भी एक बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन एक अमेरिका में ये बहस चल रही कि स्पेशल ऑपरेशन कुछ किए जाए, फुल स्केल अटैक ना किया जाए, क्योंकि फुल स्केल अटैक में सबसे बड़ा खतरा यह है कि ईरान तैयार है और ईरान उसको क्योंकि देखिए वॉर मेंटल भी होती है पहले से। अगर आपने कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड, ईरान उसके लिए तैयार है, कई बार कह चुका है, उसके फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं, लारिजानी कह चुके हैं, कई लोग कि हम तैयार। उसके पहले भी जब इमाम खामनेई जिंदा थे वो भी कह चुके हैं। वो लोग वेनेजुएला टाइप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर किसी लीडर को उठाने के बजाय, क्योंकि वो समझ गए हैं कि लीडर को मारने से उठाने से कोई फायदा नहीं, दूसरा आ जाएगा। और ये हर पोजीशन की, यहां तक कि आप हम हालांकि वहां डीएम एसएसपी नहीं होते, लेकिन अगर आप सोच लीजिए तो अगर डीएम भी एसएसपी हम कहीं का मारा जाए हिंदुस्तान का, तो 4 डीएम तैयार हैं। आप ये सोचिए इस तरह की सिचुएशन ईरान में, तो इसलिए वो लोग वो तो नहीं। लेकिन अब ये न्यूक्लियर ये उठा लो। दूसरी एक चीज आ रही है कि जैसे जो कुछ जगह हैं ईरान की ऑयल प्रोडक्शन की, जैसे एक खर्ग आइलैंड है जहां ईरान का ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और वो मिसाइल से प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है। लेकिन ये भी एक व्यू आ रहा है कि खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लो, अगर पूरे ईरान पे नहीं कर पाओ, एक छोटा सा आइलैंड उस पर कब्जा कर लो। लेकिन वो भी उतना आसान नहीं, क्योंकि उस पर फिर ईरान रिस्पॉन्ड करेगा और वहां तो वो उसकी जमीन है, तो वो तो फिर पूरी तरह से घेर के मारेगा। तो ये जो पूरी बातें हैं, जो सरप्राइज नेतन्याहू का यही, और कुछ नहीं, कि वो एक कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ वो करने की कोशिश करेंगे जो आज तक दुनिया में नहीं। लेकिन वो कितने सफल होंगे, कैसे होंगे, जो इतिहास है ईरान में इंटरवेंशन का, ऑपरेशंस का, वो बहुत ही बुरा रहा है। जिमी कार्टर ने कोशिश की थी 1979 1980 में, पूरी कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, पूरी तरह से फेल्योर रहा था। जी। एक जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है वो है चाइना और रशिया को लेकर। जब लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, जब बहुत क्लियर नहीं था, हालांकि आप तो तब भी ये कह रहे थे कि चाइना और रशिया जो है वो लगातार इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और दोनों का ही रोल बिल्कुल अलग अलग तरीके से है। जहां चाइना रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो रशिया दूसरे तरीके से हेल्प कर रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप चाइना और रशिया के रोल को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब जो उनकी लीडरशिप है वो खुले तौर पर सामने आकर, मीडिया के सामने आकर, ख़ासतौर पर रशिया की मैं बात करूं तो ईरान के फुल सपोर्ट में आकर नज़र आ रहे हैं। और एक और डेवलपमेंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से 1 घंटे तक लगभग फ़ोन पर बात की है। तो इससे भी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि न सिर्फ ईरान के साथ जो उनका रोल है, बल्कि इस वॉर को किस तरह से रुकवाया जाए या आगे क्या किया जाए, उसमें भी रशिया एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या है, रशिया और चाइना, रशिया ने ईरान को बहुत ही क्रूशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस दी, जिसकी वजह से ईरान उन सैनिकों को लोकेट कर पाया जो अपने बेसिस से भाग भाग के, जब बेसिस पे मिसाइल्स पड़ रहे थे तो यूएस बेसिस से भाग भाग के वो होटल्स में गए। जो होटल जैसे जो जैसे मरीना एक एड्रेस है, वो होटल नहीं है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है मरीना, दुबई का बहुत फेमस, मैं तो वहां गया भी हूं। तो मरीना में जो अटैक हुआ है, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स जिस फ्लोर पे ठहरे थे वहां मार दिया। लेकिन उसमें सबसे अद्भुत बात है कि उसमें कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, यानी दुबई का कोई नागरिक उसमें नहीं मारा गया। तो ये दिखा रहा है इस तरह की इंटेलिजेंस रशियन इंटेलिजेंस होती है, केजीबी की, बहुत ही एक्यूरेट, जो उन्होंने यूक्रेन में भी दिखाया है। और दूसरी बात, चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे मास्टरी है, जिस तरह से एक अभी 2 दिन पहले एक गुप्त जो न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल की है, सिदौत मीका, वहां पर जो ईरान ने मार दिया, और वो जो मार हुई है उसने वाकई इजराइल को हिला दिया, क्योंकि इजराइल ने उस साइट को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वहां ऐसे बंकर्स हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी नहीं उनको भेज सकता है। और वहां पर इजराइल की जेरिको मिसाइल्स रखी हुई, जेरिको 3, जो न्यूक्लियर टिप्ड है, यानी वो इजराइल का लास्ट डिफेंस है, वहां तक ईरान पहुंच गया। तो ये भी, इसमें भी चाइना की मदद थी। तो अब देखिए, अब तो खुल के
यूएस और इजराइल इस रूप में देख रहे हैं कि वो केवल ईरान से नहीं लड़ रहे हैं, वो रशिया और चाइना से भी लड़ रहे हैं। ये वो खुल के देख रहे हैं। जी। हिजबुल्लाह के रोल को आप इस पूरे वॉर सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया कि जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, उसको जिस तरह से एलिमिनेट किया गया, उसके बाद हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन जिस तरह से वो छक्के छुड़ा रहा है इजराइल के लेबनान में, वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि वो ज़रूर कमज़ोर हुआ, लेकिन उसने किस तरह से बाउंस बैक किया है इस पूरे वॉर सिचुएशन में। क्योंकि ईरान चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हूती की बात करें या फिर हम हमास की बात करें, उसको वो अलाई के तौर पर देखता है, प्रॉक्सी के तौर पर नहीं देखता है। तो उन हिजबुल्लाह के ख़ास तौर पर हूती के जो रोल है, उसको इस वॉर में आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना ख़तरनाक आप देख रहे हैं? जी, देखिए इस वक्त हमास तो अभी देखिए शांत है, क्योंकि अभी वो गाजा पीस अकॉर्ड चल रहा है, लेकिन कब तक शांत रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। कभी भी गाजा फ्रंट एक्सप्लोड कर सकता है। जो यमन की बात है, हूतीज ने कह दिया है कि वो वार करेंगे सही टाइम पे, और उनको ईरान ने ही कहा होगा रुकने के लिए, क्योंकि जो यमन से मार आएगी, यमन के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल थे, तो यमन से जो मार आएगी वो तो इजराइल की कमर तोड़ देगी बेसिक। तो ये एक इसलिए भी लोग वेट कर रहे हैं कि अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन, लिमिटेड ही सही, कोई ग्राउंड ऑपरेशन अगर हुआ, तो उस समय ये यमन से सीधे मिसाइल इजराइल ये ईरान कहेगा कि मारो। उसके बाद हिजबुल्लाह, अब हिजबुल्लाह ने जो जंग छेड़ दी, इससे इजराइल के फाख्ते उड़ गए। इसलिए क्योंकि इजराइल अभी तक 27 नवंबर 2024 को संधि हुई थी, और उसके बाद अभी तक सोचिए वो 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया। इतने समय में हजारों लेबनी सिविलियन मारे जा चुके हैं, पता नहीं 3 से 4 हजार वायलेशन हो चुके हैं, जो खुद वहां पर यूएनओ की फोर्सेज हैं लेबनान में, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और इन सबके बावजूद इधर कुछ दिनों में, 8 दिनों में, 2 मार्च से लेके अभी तक, जो मेरी खबर है कि कम से कम 24 से 27 इजरायली सोल्जर्स हताहत हैं, जो कि उसमें मारे गए हैं। और इजराइल केवल सिविलियन एरियाज में बम्बार्डमेंट करने के बजाय कुछ नहीं कर पा रहा है। जिन 5 पॉइंट्स पे इजराइल था, उनसे वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब भी वो बढ़ने की कोशिश करता है, हिजबुल्लाह उसको मारता है। और ये कहां हो रहा है? ये साउथ ऑफ लिटनी रिवर में हो रहा है, जो इजराइल कह रहा था हमने क्लियर कर दिया है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह के लोग यहाँ अब है ही नहीं। इस तरह के बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे। तो हिजबुल्लाह भी एक अद्भुत लड़ाई लड़ रहा है। देखिए वहां पर इजराइल का जो कॉन्फिडेंस है लेबनान में, वो इतना हो गया था। अभी आज 9 तारीख है, अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 मार्च को हेलीकॉप्टर से इन लोगों ने अपनी ट्रूप्स उतारे साउथ लेबनान में और खास इलाके में अंदर, और उसमें इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि यहाँ हिजबुल्लाह नहीं है। लेकिन वहां पर चुपचाप उन लोगों, हिजबुल्लाह की फाइटर्स उनको मार करते रहे। जब वो काफी आगे बढ़ गए और एक जगह जहां एम्बुश पॉइंट था, जब वो वहां पहुंच गए तो हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। उसके बाद वहां पर कितने घायल हुए, कितने मरे गए, अभी तक उसके कोई फिगर नहीं आए। तो इसलिए देखिए हिजबुल्लाह का तो इजराइल के साथ इतिहास रहा है। जब से हिजबुल्लाह 1982 में बना, सन 2000 में लेबनान से उसने भगा दिया इजरायलीज को, 2006 की जंग में हराया। अभी भी जो जंग हुई थी, जिसकी संधि हुई 2024 में, उसमें भी हिजबुल्लाह ने हरा ही दिया था, क्योंकि नसरल्लाह और सारे लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमला किया था और इजराइल को अंदर नहीं घुसने दिया था, पीछे ढकेल दिया था। तो इसलिए हिजबुल्लाह का तो देखिए बड़ा एक यूनिक एक परफॉर्मेंस है। और हिजबुल्लाह अपने रॉकेट्स की भी मार कर रहा है और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है कि कुछ टारगेट्स पे इजराइल के खास तौर पे हिजबुल्लाह मारे, और वो बड़ी सफलता से मारा। जी। वन वेरी लास्ट क्वेश्चन अमरीश जी, सवाल मेरा ये आपसे कि जो फॉल्स फ्लैग की बात बार बार की जा रही है, आपने टकर कार्लसन का आपने इंटरव्यू सुना ही होगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, वो लगातार फॉल्स फ्लैग की बात कर रहे हैं। और इसमें बात की जा रही है मस्जिद अल-अक्सा की, जो क़िबला अव्वल है, उसकी बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि उस पर अटैक किया जा सकता है किसी भी वक्त, एक फॉल्स फ्लैग किया जा सकता है। और ये भी कि जो थर्ड टेम्पल की बात इजराइल की तरफ से की जा रही है, और क्या ऐसा करके वो उसकी तरफ क्या एक उसका बढ़ता हुआ कदम होगा, और क्या इसमें वो इस पूरे जो सिचुएशन है, इस वॉलेटाइल सिचुएशन में क्या ऐसा करने में वो कामयाब हो सकता है? आप इसको
किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि इज़राइल कैसे फॉल्स फ्लैग करने में माहिर है और अभी भी हमने जो मिडल ईस्ट में कई जगहों पर जिस तरह के अटैक हुए और फिर ईरान ने उसको कंडेम करते हुए कहा कि उसने नहीं किया है, वो साफ तौर पे पता चला कि वो इज़राइल की तरफ से किए गए हैं। आगे वो और किस तरह से इस तरह के फॉल्स फ्लैग जो है वो कर सकता है? देखिए, इजराइल और अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अभी जो शुरू में वॉर के शुरू में जो ईरान की एक बच्चियों के स्कूल पे जो हमला हुआ था, जिसमें 120 बच्चियां मारी गई थी और अभी उनका पूरा बहुत ही हृदयवर्धक घटना थी, उसको अमेरिका ने कह दिया है कि वो ईरान ने मिसाइल से मारा अपने ही लोग। अब आप सोचिए, ये अमेरिका ने क्लेम किया है, तो वो कर सकता है, लेकिन वो उसकी बात सुनेगा कौन? सवाल यहां पर यह है कि जो सुन्नी स्ट्रीट है या जो अरब स्ट्रीट है, जो सड़क है, वो इस समय ईरान की सुन रही। वहां पर जो पॉपुलर सपोर्ट है वो ईरान के साथ, और वहां पर ये बात ऑलरेडी, अच्छा, क्योंकि हमास हमास वहां पर इस समय अरब स्ट्रीट का लीडर है, एक तरह से, तो हमास भी एक पूरा अपना एंटी इजराइल प्रो ईरान स्टैंड मेंटेन रख रहा है, और वो भी बार बार कह रहा है कि अल-अक्सा मस्जिद पे इस तरह से फॉल्स फ्लैग हो सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो होगा भी तो सफल होगी, बल्कि वो बैकलैश उसका हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो हो गया तो लोग सीधे समझेंगे इजराइल ने किया, और फिर एक अलग तरह की जिहाद की कॉल आएगी। ये तो अब साफ तौर पर लग रहा है कि इज़राइल जो है वो पूरी तरीके से, अमेरिका और इज़राइल जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। ये भी साफ तौर पर लग रहा है कि उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान अभी भी कह रहा है कि किसी भी तरीके से ना तो हम न कोई नेगोशिएशन की टेबल पर बैठेंगे और ना ही हम किसी तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो पहले बातचीत की है उसके हमने नतीजे देख लिए हैं। तो ये तो अब साफ है कि अब जो भी आगे फैसला होगा वो फैसला अमेरिका और इजराइल नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि वो फैसला ईरान करेगा। और ईरान साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये दादागिरी इजराइल और अमेरिका की हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए, जिस तरह की वो बार बार धमकियां दे रहा है। तो इस बार जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ईरान रखता हुआ नज़र आ रहा है, ना कि अमेरिका और इजराइल। देखना होगा आगे और किस तरह के इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए, नाउज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का भी, आप तमाम ऑडियंस का भी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जो शोज़ हैं उनको अगर पसंद कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे मेंबर भी बनिए।